देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के सामने दोस्तों सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज़ को बताएंगे। दोस्तों देश के अंदर आज किसानों का होने वाला है जोरदार तरीके का आंदोलन। बताएंगे कहां पर किसानों के साथ युवा भी ज्वाइनिंग करने वाले हैं दोस्तों, और विरोध की तीव्रता भी और ज्यादा बढ़ने वाली है दोस्तों। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ। बताएंगे कहां पर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले समुदाय के बीच में ही इंडिया गठबंधन की बड़ी नेत्री पहुंच गई सभा करने के लिए दोस्तों। एसआईआर के मुद्दे पर उल्टा बीजेपी को ही बैकफुट पर धकेला गया है। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में बिहार चुनाव को लेकर कब होगा आत्ममंथन, बताएंगे। बड़े बड़े नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। इसी के साथ में दोस्तों दलित समाज के बीच आज पहुंच रही है कांग्रेस पार्टी। बताएंगे कौन से मुद्दे को लेकर होगी चर्चा, और एसआईआर के मुद्दे पर कैसे बीजेपी के लोगों को समर्थकों को ढकोसलेबाजी के तहत जमकर झूठी घुट्टी पिलाई जा रही है दोस्तों। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश के युवा और देश के किसान ही देश का भविष्य है और युवा किसान ही देश को आगे बढ़ा सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जय युवा जरूर लिखिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर आज 26 तारीख है दोस्तों। 26 नवंबर को आज 5 साल किसानों के आंदोलन के होने जा रहे हैं, जिसके लिए एसकेएम यानी संयुक्त किसान मोर्चा जो 36 अलग अलग किसान संगठनों का समूह है दोस्तों, उन्होंने ऐलान किया है कि आज वो पूरे देश भर के अंदर अलग अलग जगह पर जोरदार तरीके का विरोध करेंगे, जिसकी शुरुआत पंजाब और चंडीगढ़ से होगी दोस्तों, जो देश के अलग अलग कोनों में देखने को मिलेगा। और हर जगह जाकर डीएम के सामने ज्ञापन दिया जाएगा भाजपा की केंद्र सरकार के खिलाफ, और राष्ट्रपति महोदया को भी ज्ञापन दिया जाएगा दोस्तों। ऐसे में किसान अपनी 5वीं वर्षगांठ को लेकर एमएसपी की कानूनी गारंटी और आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे को वापस लेने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं दोस्तों। ऐसे में भाजपा सरकार पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन का ऐलान किया गया था, लेकिन साथ साथ अब युवा भी किसानों के इस आंदोलन से जुड़ने जा रहे हैं दोस्तों। आपको बता दें कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर सीनेट के इलेक्शन नहीं करवा रही है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो छात्रों की राजनीति चल रही है दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग भटकते भी नहीं है, वहां पर अब राजनीति बंद करने की फिराक में है। जैसे ही ये भनक पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों को लगा दोस्तों, उन्होंने 25 तारीख यानी बीते दिन तक बीजेपी की सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कह दिया कि अगर सीनेट के इलेक्शन का ऐलान नहीं किया गया तो 26 तारीख को वो भी आंदोलन करेंगे। और यही बड़ा कारण है कि एक और किसानों का सबसे बड़ा संगठन 36 से ज्यादा अलग अलग संगठनों का एक बड़ा समूह एसकेएम यानी संयुक्त किसान मोर्चा के साथ में पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र भी जुड़ रहे हैं दोस्तों। और आज एक बड़ा आंदोलन पूरे प्रदेश भर के अंदर होने वाला है, और बल्कि पूरे देश भर के अंदर देखने को मिलेगा दोस्तों। ऐसे में सेक्टर 43 के दशहरा ग्राउंड पर रैली का आयोजन भी करने का ऐलान किया गया, जिसके बाद अचानक से भाजपा की सरकार के प्रशासन को 3000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात करना पड़ा दोस्तों। कई सारे रास्तों को डाइवर्ट किया गया। आज आप देखेंगे कि अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने आएगी दोस्तों। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि आंदोलन के रास्ते से ही बीजेपी को उसका फैसला पलटने के लिए मजबूर किया जा सकता है दोस्तों, जैसा कि 5 साल पहले किसानों ने करके दिखाया था आंदोलन की शुरुआत के साथ में। अब वो देश के अंदर और बड़ा असर दिखाएगा दोस्तों। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से सबके सामने एक्सपोज होती जा रही है दोस्तों। कारण यह है कि बीजेपी एसआईआर लेकर आई थी और दावा कर रही थी कि इससे बांग्लादेश के घुसपैठी जो बंगाल में रहते हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन मामला अब एकदम उल्टा पड़ चुका है दोस्तों। खबर यह है कि पश्चिम बंगाल में 12 से 15% के आसपास की आबादी मथुआ समुदाय की है दोस्तों, जो एसटी समाज से आते हैं, लेकिन वो बांग्लादेश से ज्यादातर भारत बंगाल में रहने के लिए 1971 के दौर में आए थे दोस्तों, जो हिंदू समुदाय के एक संप्रदाय का हिस्सा है दोस्तों। और ऐसे में मथुआ समुदाय के लोगों ने हमेशा से बीजेपी को जोरदार सपोर्ट किया। यही बड़ा कारण है कि उत्तर बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ दिनों से पिछले कुछ चुनाव में जो अच्छा प्रभाव दिखाती है, कारण है मथुआ समुदाय के लोग दोस्तों। लेकिन मथुआ समुदाय के लोग क्योंकि 1971 में बांग्लादेश से बंगाल की ओर आए थे दोस्तों, ऐसे में एसआईआर चालू किए जाने के बाद यानी लोगों को मतदाता सूची में नाम जोड़े और हटाए जाने को लेकर डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन से जुड़े मामले को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंस गई है दोस्तों। यानी उत्तर बंगाल के जिस क्षेत्र के अंदर चाहे जलपाईगुड़ी का इलाका हो या फिर 24 परगना का इलाका हो, उन इलाकों में बीजेपी खुद अपने आप को घेर रही है दोस्तों, क्योंकि मथुआ समुदाय के लोगों में नाराजगी है कि बीजेपी अचानक से ये एसआईआर क्यों लेकर आई है। अब मथुआ समुदाय के लोगों को अपना पुराना दस्तावेज ढूंढना पड़ रहा है, तो उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। और इसी का फायदा उठाते ममता बनर्जी की ओर से भी बीजेपी को उत्तर बंगाल से उखाड़कर फेंकने का एक बड़ा मुद्दा एसआईआर के तौर पर मिल चुका है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि ममता बनर्जी की ओर से बनगांव के चांदपाड़ा में उत्तर 24 परगना जिले के मथुआ बहुल ठाकुर नगर में 3 किलोमीटर तक एक मार्च निकाला गया, जिसका नेतृत्व उन्होंने खुद ही किया दोस्तों। इससे पहले बनगांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग अब निष्पक्ष संस्थान नहीं है बल्कि बीजेपी आयोग बन चुका है। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि अगर उन्हें बंगाल में चुनौती दी गई तो वो पूरे देश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हिलाकर रख देंगे। यानी अगर बंगाल में
में कहीं ऊपर नीचे हुआ एसआईआर के बाद तो फिर पूरे देश भर के अंदर बीजेपी को लाइन में खड़ा किया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को हिला दिया जाएगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की बात एकदम सही है, ममता बनर्जी जिस तरीके की राजनीति करते हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा है कि ममता बनर्जी बंगाल तक सीमित है। दोस्तों जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आखिरकार बिहार को लेकर कांग्रेस पार्टी करने जा रही है अपना पूरा मंथन। दोस्तों जो अपडेट है उसके अनुसार 14 तारीख को बिहार के इलेक्शन के रिजल्ट सामने आते हैं दोस्तों, और तकरीबन 13 दिनों के बाद यानी कल 27 तारीख को बिहार कांग्रेस के सारे नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है। दोस्तों वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे और इंदिरा गांधी के नाम से जो कांग्रेस पार्टी का नया भवन है दोस्तों, इंदिरा भवन कांग्रेस मुख्यालय, यहां पर 27 तारीख को कल राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल जैसे कई सारे वरिष्ठ नेता बिहार कांग्रेस के नेताओं से बातचीत करेंगे दोस्तों, और तब पता चलेगा कि आखिर बिहार में चुनाव में हार का क्या बड़ा कारण था। आप लोग क्या समझते हैं दोस्तों, ये जो रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी की ओर से सौंपी जाएगी इसमें क्या कुछ लिखा हो सकता है, क्या बड़े कारण बिहार में चुनाव हार के रहे हैं? अगर आप भी मानते हैं कि एसआईआर प्लस 10,000 का ये पूरा कमाल था तो लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें बंगाल में वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाने के लिए निर्वाचन आयोग और बीजेपी के बीच में मिलीभगत चल रही है। दोस्तों ये बयान कोई ऐसा राजनीतिक व्यक्ति नहीं दे रहा है जिसका किसी पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल से कोई ना कोई संबंध हो, बल्कि ये उन व्यक्तियों के द्वारा दिया जा रहा है दोस्तों जिससे चुनाव आयोग के लोग एसआईआर करवा रहे हैं। दरअसल बीएलओ अधिकारी जो निष्पक्ष माने जाते हैं, जिनका काम होता है मतदाता सूची में लोगों का नाम जोड़ना या घटाना, अब वे लोग एसआईआर के मुद्दे पर बंगाल में अपना ग्रुप बनाकर जोरदार विरोध कर रहे हैं। दोस्तों बीएलओ अधिकार रक्षा समिति बनाई गई है जिसमें सारे बीएलओ ने मिलकर चुनाव आयोग के द्वारा दबाव में काम कराए जाने का विरोध किया जा रहा है। यानी बीएलओ कह रहे हैं कि चुनाव आयोग एसआईआर दबाव में करवा रहा है, जिसके कारण सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है, बीएलओ को हो रही है, और बीएलओ ने कहा कि उनको न्याय चाहिए। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि एसआईआर अचानक से केवल 1 महीने के अंदर करने का जो फैसला लिया गया है, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और उससे बड़ी बात यह है कि जो लोग इस पूरी प्रक्रिया में शामिल है, केवल 1 महीने में उनको ये पूरा करवाना पड़ेगा, वे लोग तो और ज्यादा हताहत हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और कई सारे लोगों ने अपनी जान भी दे दी थी दोस्तों। और इसीलिए अब संगठन बनाकर बीएलओ अधिकार रक्षा समिति बनाकर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर यानी जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं किसी राज्य के, वहां पर जाकर उनके दफ्तर के बाहर जाकर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। बीएलओ के ऊपर जोरदार तरीके का दबाव था दोस्तों, लेकिन बंगाल में ये और ज्यादा उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। और अलग अलग राज्यों के अंदर जिस तरीके की स्थिति बन रही है, मध्य प्रदेश के अंदर भी कई सारे बीएलओ की जान जाने की खबर है दोस्तों। कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर अब बुरी तरीके से चुनाव आयोग भी बैकफुट पर है, उनके पास भी कोई जवाब नहीं है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बंगाल में एसआईआर चल रहा है दोस्तों, और दिल्ली समेत अलग अलग राज्यों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बैठे हैं दोस्तों, उन लोगों को लग रहा है कि बंगाल के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई तो हजारों हजार की संख्या में बांग्लादेशी जो तथाकथित तौर पर बंगाल में रहा करते थे, वो बंगाल छोड़कर बॉर्डर से भाग रहे हैं और बॉर्डर पर भारी भीड़ जुट गई है। लोग चाहते हैं कि वो वापस से बांग्लादेश लौट जाए, क्योंकि एसआईआर ऐसी प्रक्रिया सामने आ गई है। यानी ये जो दावे चल रहे हैं दोस्तों, ये सारा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, क्योंकि अब जो हकीकत सामने आने लगी है दोस्तों, से पता चल रहा है कि जितने भी वीडियो शेयर करते हुए दावे किए जा रहे हैं कि बॉर्डर के पास भारी संख्या में लोग एकजुट होने लगे हैं, बंगाल से भागकर बांग्लादेश जाने लगे हैं, अपने पुराने देश जाने लगे हैं, घुसपैठी बाहर जाने लगे हैं, ये बातें एकदम झूठी है दोस्तों। इसे लेकर कोई वास्तविक प्रमाण नहीं है। इसके कई सारे अलग अलग तरीके के जो वीडियो जारी किए गए उन सबका फैक्ट चेक करने पर पता चलता है कि ये एकदम झूठा दावा है। दरअसल दोस्तों जम्मू और कश्मीर के एक फॉर्मर यानी पूर्व डीजीपी एसपी वैद थे। एसपी वैद की ओर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा जाता है कि बांग्लादेश और बंगाल भारत के बॉर्डर के पास की ये तस्वीरें हैं, जहां पर भारी संख्या में लोग बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे हैं। एसआईआर का इतना ज्यादा खौफ है बंगाल के अंदर। यानी एक जो पूर्व डीजीपी रहा है दोस्तों, वो भी वीडियो देखकर ये समझ रहा है कि बंगाल के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और बंगाल के अंदर एसआईआर के कारण बांग्लादेशी बंगाल छोड़कर जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन जब फैक्ट चेक किया गया तो पता चला कि ये वीडियो बहुत पुराना है और ये वीडियो बंगाल में देवी पूजा यानी काली पूजा के बाद जो मूर्ति का विसर्जन होता है तब की ये तस्वीर, तब का ये वीडियो है, जहां पर भारी संख्या में लोग मूर्ति विसर्जन के लिए जुटे हुए हैं दोस्तों। और मूर्ति विसर्जन बांग्लादेश भारत बॉर्डर के पास जो एक नदी है मातभंगा नदी, वहां पर जाकर कर रहे हैं और इसीलिए बॉर्डर क्रॉस करके भारी संख्या में लोग जा रहे हैं मूर्ति विसर्जन करने के लिए। अब आप लोग समझिए दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के अंदर पुलिस प्रशासन के लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है इस तरीके के फेक न्यूज को रोकने के लिए। और आप लोग जानते हैं कि एसआईआर को न्याय संगत बताने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए किस स्तर पर उतरकर फेक वीडियो तक फैलाए जा रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि कुछ या यूं कहिए एक बहुत बड़ा समूह है दोस्तों जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान और इस तरीके के झूठे वीडियो देखकर एक गफलत में रहता है कि उसकी पार्टी बहुत काम कर रही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। उस मानसिकता वाले लोगों को क्या बोलते हैं आप लोग अपने शब्दों में जरा लिखकर बताइएगा। और सोचिए कि जब जम्मू और कश्मीर के एक डीजीपी के तौर पर व्यक्ति काम कर चुका है, वो भी इस तरीके के फेक न्यूज के चपेट में आ जा रहा है दोस्तों, वीडियो के चपेट में आ जा रहा है, तो फिर औरों का तो हाल ही क्या होगा। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें
कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार का नेतृत्व बदलने को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है दोस्तों। मीडिया के अंदर रिपोर्ट पर रिपोर्ट छापी जा रही है। ऐसा लग रहा है कि देश में इससे बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है और कारण आप लोग जानते हैं कि क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी शासित राज्य है तो यहाँ पर अगर एक पेड़ का पत्ता भी हिलेगा तो उसे भूकंप बताकर, एक बड़ा बवंडर बताकर दिखाने की कोशिश की जाएगी ताकि कांग्रेस की सरकार को अस्थिर किया जा सके। एक बार फिर से ऐसा प्रयास किया जा रहा है दोस्तों। दावा किया जा रहा है कि डीके शिव कुमार कांग्रेस पार्टी की सरकार को तोड़ देंगे। हालांकि डीके शिव कुमार डंके की चोट पर बोल चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री को बधाई देते हैं कि वो 5 साल पूरा करे और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो 140 विधायकों के नेता है, यानी 140 विधायक उनके विधायक है। ऐसा नहीं है कि वो गुटबाजी कर रहे हैं। और डीके शिव कुमार ने कहा कि हम लोग मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चा करने के लिए पार्टी आलाकमान से मुलाकात कर रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं कुछ इस पर बातचीत होनी चाहिए। इसके बावजूद गोदी मीडिया वाले लगातार लग रहे हैं भ्रम फैलाने में दोस्तों। उनका दावा है कि डीके शिव कुमार कांग्रेस पार्टी को तोड़ देंगे। हालांकि डीके शिव कुमार अगर एक केस में मान लीजिए कि ऐसा करने के लिए भी जाए तब भी कांग्रेस पार्टी के पास 140 विधायकों का नंबर है, जो बहुमत से तकरीबन 20 सीट ज्यादा है दोस्तों, बल्कि ज्यादा ही और ज्यादा लगभग 30 के आसपास सीटें ज्यादा है, जो तोड़ पाना लगभग असंभव की स्थिति है। और डीके शिव कुमार को बमुश्किल 10 से 15 विधायकों का समर्थन है। ऐसे में कांग्रेस को बहुमत के आंकड़े से नीचे लाने के लिए ही 30 सीटें चाहिए, 30 विधायक चाहिए, जो जुटा पाना लगभग असंभव जैसी स्थिति है। और वैसे भी सबको पता है कि सिद्धरमैया का अपना नेतृत्व काफी बड़ा है दोस्तों। वो ओबीसी समाज के बड़े नेता है और कर्नाटका में उनसे बड़ा नेता आज की डेट में कोई नहीं है। इसीलिए डीके शिव कुमार को भी पता है कि सिद्धरमैया के नाम पर ही वोट मिला है तो उन्हीं का नेतृत्व 5 साल होना चाहिए। और सिद्धरमैया इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसे नेता बन गए थे दोस्तों जिस पर कोई टिप्पणी बीजेपी वाले कर्नाटका इकाई के द्वारा नहीं किया जाता। यानी मीडिया में चर्चाएं इसीलिए चल रही थी कि शायद डीके शिव कुमार को निशाना बीजेपी के लोग इसलिए नहीं साध रहे क्योंकि डीके शिव कुमार कांग्रेस पार्टी को तोड़ेंगे और कर्नाटका के अंदर बीजेपी की सरकार बनवा देंगे। हालांकि डीके शिव कुमार को बीजेपी ने जेल भेजा था तो भाजपा के साथ जाने का तो कोई औचित्य ही नहीं है दोस्तों। और यही बड़ा कारण है कि अब बीजेपी को समझ में आ गया कि वो तमाम तरीके की भ्रांतियां फैलाते रहे, अंततोगत्वा होना जो ना कुछ है नहीं, क्योंकि डीके शिव कुमार कभी बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे दोस्तों। इसके बाद अब डीके शिव कुमार को ही भाजपा वाले ट्रोल करने लगे। जो खबर है उसके अनुसार डीके शिव कुमार की अब वीडियो बीजेपी के लोग शेयर करने लगे, कर्नाटका इकाई की ओर से शेयर करते हुए मजाक उड़ाया जा रहा है। तो आप लोग समझिए जिस डीके शिव कुमार का बीजेपी के लोग मजाक उड़ाने लगे हैं तो अब भाजपा वालों को समझ में आ चुका है कि डीके शिव कुमार भाजपा की सरकार तो नहीं बनवा पाएंगे, या फिर यूं कहिए कि डीके शिव कुमार को लेकर जो भी भ्रम फैलाया जाता वो अब बीजेपी के लिए भी क्लियर हो गया है। जो सोच रहे थे कि डीके शिव कुमार इधर आ जाएंगे, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि कुछ नेता होते हैं जो इतने कट्टर कांग्रेसी होते हैं कि तमाम तरीके के प्रयासों और तमाम लोभ लुभावने वादों के इतर भी पार्टी के लिए पूरी तरीके से लॉयल रहते हैं दोस्तों, पार्टी के प्रति निष्ठावान रहते हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें अरुणाचल प्रदेश की भारतीय नागरिक और अरुणाचल प्रदेश की निवासी पेमा जापान के दौरे पर जा रही थी दोस्तों। जापान जाने के लिए उनको चाइना के शंघाई में रुकना पड़ा। जब वो शंघाई में रुकी तो उनको एयरपोर्ट पर पासपोर्ट आगे ले जाने की इजाजत नहीं दी गई। तकरीबन 18 घंटे बिठाकर रखा गया और बोला गया कि आप जो पासपोर्ट लेकर आए हो भारत से, हम उसको नहीं मानते क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं है। और चाइना के द्वारा एक नया विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई दोस्तों, यानी एक बार फिर से इस विवाद को तूल देने की कोशिश की गई। इस मामले पर जोरदार तरीके का बहस हुआ और भाजपा सरकार पर जब दबाव बनाया गया दोस्तों, तब जाकर बीजेपी के विदेश मंत्रालय की ओर से प्रवक्ता रणधीर जायसवाल आते हैं और कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की एक भारतीय नागरिक को मनमाने ढंग से हिरासत में लेने के बारे में चीन के विदेश मंत्रालय के बयान को देखे हैं। जिसके पास वैध पासपोर्ट था वह जापान जाने के लिए शंघाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गुजर रहा था और अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अटूट हिस्सा है। ये बात एकदम साफ है। चीन पक्ष के इंकार करने से कड़ी सच्चाई बदल नहीं जाया करती। कुल मिलाकर दोस्तों चाइना अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा मानने को तैयार नहीं है। और सोचिए कि बीजेपी सरकार की पॉलिसी है कि ताइवान चाइना का हिस्सा है, यानी चाइना का जो मन करे वो करे दोस्तों। वो भारत के आस्काई चिन्ह यानी जो लद्दाख वाला क्षेत्र है दोस्तों, जो चाइना की तरफ का पार्ट है जिसे भारत से छीन लिया गया था, वो भी अब चाइना के कब्जे में है। और कई इलाकों के अंदर चाइना के द्वारा नए विवादों को उपजाया जाता है दोस्तों। यहाँ तक कि चाइना भारत के उन सेक्टर के अंदर जहां पर पहले शांति हुआ करती थी वहां पर भी विवादों को तूल दे रहा है, यानी भारत के साथ पंगे करना चाहता है चाइना दोस्तों। ऐसे में ब्रह्मपुत्र नदी का मामला हो या फिर भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश और श्रीलंका के अंदर चाइना के जासूसी जहाजों के आने का मामला हो, चाइना लगातार भारत के खिलाफ एग्रेसिव यानी अत्यधिक टकराव की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। ऐसे में चाइना से गुपचुप बात करने की जगह चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने का टाइम आ चुका है। अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा सरकार को अपनी पॉलिसी बदलनी चाहिए ताइवान को लेकर, और जो तिब्बत का एरिया है उसे लेकर भी पॉलिसी बदलनी चाहिए उसे, यानी भारत सरकार को तिब्बत को चाइना का हिस्सा नहीं मानना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ कदम उठाकर दिखाए नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार, तब माना जाएगा कि 56 इंच की छाती है, वरना भाषणबाजी तो जमकर चल ही रहा है देश के अंदर दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि चाइना के खिलाफ भाजपा की नीति एकदम बर्बाद हो चुकी है दोस्तों और व्यापार लगातार चाइना से बढ़ता जा रहा है, जबकि बॉर्डर के इलाकों में चाइना अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है, अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें
बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पहली बार कैबिनेट की बैठक हुई। दोस्तों बैठक में कुल 6 एजेंडों के ऊपर मोहर लगा दिया गया। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि सरकार ने रोजगार, औद्योगिक विकास और शहरी ढांचे को मजबूत करने से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दी है। बंद पड़ी चीनी मिल को दोबारा से शुरू करने की बातें चली है। 9 चीनी मिल है जिसको दोबारा से शुरू किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों चरणबद्ध तरीके से चीनी मिलों को शुरू करने के दावे चल रहे हैं। हालांकि सवाल सबसे बड़ा यह है कि जब शहरों के विकास के वादे बीजेपी ने किया और दावा किया कि हर प्रखंड के अंदर फैक्ट्री और तमाम व्यवसायिक केंद्र बसाए जाएंगे, तो वो कब किया जाएगा? बीजेपी के लोग बताएं कि आखिर 20-25 साल से उनकी सरकार है, औद्योगिक विकास बिहार के अंदर क्यों नहीं हो पाया, चीनी मिल नहीं खोल पाया और अब फिर से वही ढकोसला चल रहा है दोस्तों की फैक्ट्री लगा देंगे, बिहार का विकास कर देंगे। पहले कैबिनेट की बैठक हो या 10वें कैबिनेट की बैठक हो, अगर बिहार में फैक्ट्री नहीं लगेगी तो बिहार के लोगों का पलायन नहीं रुकेगा और ये बिहार के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बना रहेगा। अगर आप भी मानते हैं कि नीतीश कुमार पहली बैठक करे या 50वीं बैठक करे, स्थिति बिहार में खासकर आर्थिक स्थिति और जो व्यवसायिक स्थिति है वो ऐसी ही बनी रहेगी, क्योंकि बीजेपी के पास कोई लंबे समय का विजन नजर नहीं आता। जिस सरकार के पास दूरदृष्टि ना हो वो कैसे विकास कर सकती है, ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी आज 26 नवंबर यानी संविधान दिवस के मौके पर बड़े कार्यक्रम करने जा रही है। पार्टी ने फैसला लिया है कि हर गांव में चौपाल लगाकर दलित समाज के लोगों से संविधान को लेकर चर्चा किया जाएगा। पार्टी बताएगी कि कांग्रेस के शासनकाल के दौरान दलित समाज के लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या किया। यूपी के 20 से 22 चौपाल में खुद राहुल गांधी भी शामिल होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दलित समाज के उत्थान के लिए अपने टाइम में बड़े काम किए, चाहे भूमिहीन दलित समाज के लोगों को जमीन में आरक्षण देने का मामला हो, हरिजन कल्याण बोर्ड की स्थापना का मामला हो, दलितों के लिए सरकारी नौकरी, शिक्षा और सामाजिक अधिकार में आरक्षण देने का मामला हो, शादी अनुदान योजना और अन्य आर्थिक सहायता योजना जैसे मुद्दे हो, या फिर घर और आवास के लिए पट्टे दिए गए हो, दलित बस्तियों में आधारभूत सुविधाएं जिसमें रास्ते, पानी, हैंडपंप, बिजली उपलब्ध करवाने का मामला हो, मनरेगा हो, वन अधिकार अधिनियम और मिड डे मील योजना हो, शिक्षा का अधिकार, ऐसे कई और कानूनी और सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी सरकार ने किए। दलित बच्चों को प्राथमिकता देने के लिए आंगनबाड़ी के अंदर सेवाएं भी शुरू की गई। दोस्तों तो कांग्रेस पार्टी सरकार में कई सारी योजनाएं धरातल पर लागू की गई और दलित समाज के लोगों के लिए एक अलग तरीके से लाभ पहुंचाने की योजना बनाई गई, अलग कैटेगरी भी बनाया गया हर योजना के अंदर। ऐसे में दोस्तों ये सारे वो कांग्रेस पार्टी के काम है जो आज चौपाल में गिनवाए जाएंगे। उसके बाद दलित समाज के लोगों की ओर से भी प्रतिक्रिया आएगी और जब बातचीत आपस में होगी तभी जाकर कांग्रेस पार्टी और समाज के बीच में जो थोड़ी बहुत दूरियां है वो भी घटेंगी, क्योंकि 2024 के चुनाव में सबने देखा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारी संख्या में दलित समाज के लोगों ने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया और इसका नतीजा ये रहा कि जिस उत्तर प्रदेश में भाजपा को लग रहा था कि राम मंदिर के नाम पर चुनाव स्वीप कर देंगे एक तरफा, वहां पर भाजपा आधी सीटें भी नहीं जीत पाई दोस्तों और सबसे बड़ी पार्टी बनकर समाजवादी पार्टी उभरी और महागठबंधन ने तो एक तरफा झंडा गाड़ दिया। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें नीतीश कुमार की सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है दोस्तों जो काफी कंट्रोवर्शियल फैसला है। दरअसल बीजेपी की बिहार सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही है दोस्तों और बिहार सरकार ने 38 अलग अलग जिलों के लिए कन्वेनियर नियुक्त किया है, संयोजक बनाए हैं दोस्तों, जिनका काम है सनातन धर्म को प्रमोट करने का। सोचिए जिस बिहार के अंदर सरकार को गरीब लोगों के उत्थान के लिए काम करना चाहिए, वहां पर अब संयोजक बनाए जा रहे हैं जो धर्म प्रचार में लगेंगे। इससे पता चल रहा है कि जनता के पैसे की बर्बादी किस तरीके से हो रही है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि कोई भी राज्य हो या फिर केंद्र सरकार हो, सबके सब भारत के संविधान के अंतर्गत चलते हैं और भारत का संविधान एक सेकुलर डॉक्यूमेंट है, इसीलिए हर तरीके से भारत के अंदर धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखना जरूरी है। सरकार का काम धर्म प्रचार का नहीं है, चाहे कोई भी धर्म हो, किसी भी तरीके का धर्म हो, सरकार का काम उसके प्रचार का नहीं बल्कि विकास का है, आम जनता के उत्थान का है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कमाई, दवाई, तमाम तरीके के मामलों का है दोस्तों, जिससे लोगों की समृद्धि बढ़े, ना कि धर्म का प्रचार किया जाए। अगर आप भी मानते हैं कि ये कदम नीतीश कुमार की सरकार का नहीं बल्कि भाजपा की दबाव वाली सरकार का है और जिस तरीके से बीजेपी ने गृह मंत्रालय अपने हाथ में ले लिया है दोस्तों, उसके बाद अब इस तरीके के कांड और ज्यादा देखने को मिलेंगे, ऐसे ही फैसले देखने को मिलेंगे। लोगों को बेरोजगारी से समस्याएं हैं, लोगों को महंगाई से समस्या है, लेकिन इन मुद्दों पर कहां ध्यान अब जाएगा। अब तो ऐसे ही धार्मिक मुद्दों के इर्द गिर्द लोगों के ध्यान को भटकाने की कोशिश की जाएगी। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर प्रशांत किशोर को आखिरकार अपने पार्टी के पूरे संगठन को ही भंग करना पड़ा दोस्तों। प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि उनकी पार्टी से डायरेक्ट तौर पर तकरीबन बिहार में 1 करोड़
लोग जुड़े हुए हैं और 1 करोड़ लोग अगर एक संगठन से जुड़ जाए तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि प्रशांत किशोर का फैक्ट चेक इसी बात से हो गया दोस्तों कि जब 24 के लोकसभा चुनाव के बाद अब बिहार में 25 वाला विधानसभा चुनाव हुआ कुछ दिन पहले, तो प्रशांत किशोर की पार्टी को 2 से 3% वोट मिला। यानी आप यूं कहिए तो लगभग 5 लाख या 6 लाख के आसपास लोगों ने वोट डाला होगा प्रशांत किशोर की पार्टी को टोटल मिलाकर, जबकि प्रशांत किशोर दावा कर रहे थे कि 1 करोड़ लोगों का समर्थन उनको मिला हुआ है। यानी 1 करोड़ तो उनकी पार्टी के डायरेक्ट सदस्य हैं और जो सदस्य होगा पार्टी का वो तो कम से कम वोट देता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ दोस्तों। इससे पता चल रहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी के जो संगठन के लोग हैं 1 करोड़ लोग का जो वो दावा कर रहे थे वो भी उनके साथ खड़े नहीं है। इसके बाद अब पूरे संगठन को ही भंग करना पड़ा। अब नई तरीके से मुहिम चलाई जाएगी और इस मुहिम के माध्यम से नए लोगों को जोड़ा जाएगा। प्रशांत किशोर ने तो 1000 रुपए वाला नियम भी बना दिया है कि पार्टी का नेता या कार्यकर्ता वो उसी को मानेंगे जिसने पार्टी के लिए कम से कम 1000 रुपए का योगदान दिया हुआ हो। उन्हीं की बातों को ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, उन्हीं की बातों पर आगे बढ़ा जाएगा। अब देखते हैं प्रशांत किशोर आगे क्या करते हैं दोस्तों। जो भी जानकारी आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेत्री सुप्रिया शिनेट की ओर से चाइना के द्वारा लाल आंख दिखाए जाने पर निशाना साधा गया। दोस्तों उन्होंने कहा कि चीन की हिम्मत कैसे हो गई कि ये कहने की कि अरुणाचल प्रदेश पर भारत ने अवैध कब्जा किया है और चीन का वो हिस्सा है। मोदी जी दिवाली पर चीनी लाइट बॉयकॉट करने के ढोंग से अब काम नहीं चलेगा, लाल आंख दिखाइए। यानी मोदी 2014 में बोला करते थे कि लाल आंख के डोरे दिखाएंगे तभी कुछ होगा, लेकिन अब सवाल उठता है कि कब दिखाएंगे लाल आंख के डोरे, डर कब दिखाएंगे चाइना को। चाइना बार बार भारत के परीक्षा लेने में लगा पड़ा है। दोस्तों आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में राय जरूर लिखिएगा दोस्तों। और अगर आप भी मानते हैं कि चाइना को लेकर मोदी सरकार की पॉलिसी एकदम नील बटा सन्नाटा है तो लिखिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।